Good morning, everyone. I welcome you all on my YouTube channel. Here we are going to discuss previous year questions of SSC examinations. This analysis will be conducted in bilingual, both Hindi and English. So I hope you will enjoy it and learn from it. So let's begin. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। हरिजन सेवक संघ को 1932 में किसने स्टैब्लिश किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है। हरिजन सेवक संघ का ओरिजिनल नेम ओरिजिनली ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से स्टैब्लिश किया था सितंबर 1932 में गांधी जी के द्वारा, जब गांधी जी यशोदा जेल में थे। ठीक है। बाद में इसी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का नाम हरिजन सेवक संघ पड़ा था। 1933 में गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था हरिजन। ये क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या था? जो अनटचेबिलिटी है इंडिया में उसको अबॉलिश करना, साथ ही साथ जो दलित हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज देख लेते हैं जो गांधी जी ने स्टेब्लिश की। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कुछ सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की जिनको हम एक एक करके जान लेते हैं। तो 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। बेसिकली इसका पर्पस था कि जो इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अगेंस्ट लड़ाई करना। ठीक है, इसके अगेंस्ट लड़ना। दूसरा फोनिक्स सेटलमेंट, ये 1904 में किया गया था। ठीक है, 1904 में गांधी जी ने फोनिक्स सेटलमेंट को स्टेब्लिश किया। ये बेसिकली एक कम्युनिटी सेटलमेंट था साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 1910 में टॉलस्टॉय, ये टी है, टॉलस्टॉय फार्म को एस्टेब्लिश किया था। ये भी बेसिकली एक कम्युनिटी सेटलमेंट ही था साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को एस्टेब्लिश किया। साबरमती आश्रम कहाँ पर था ये अहमदाबाद गुजरात में। ये गांधी जी की एक्टिविटीज का मेन हेडक्वार्टर था। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने 1936 के आसपास, जब गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, उसके बाद गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम को एस्टेब्लिश किया वर्धा में, ये महाराष्ट्र में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन थी जो गांधी जी ने एस्टेब्लिश की। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम आपको बताना है ना। उसके अलावा हम देख लेते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं इंडिया में। ज्योतिबा फुले बेसिकली एक माली कम्युनिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ज्योतिबा फुले जी ने एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। इसे कब एस्टेब्लिश किया था? 1873 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है इंडिया के अंदर, आइडल वर्शिप है, ठीक है, उसके अगेंस्ट फाइट करना। ठीक है। और जो दलित से उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, गर्ल्स के लिए कई सारे स्कूल्स को ओपन किया था ना। ज्योतिबा फुले जी को महात्मा का टाइटल भी दिया गया था। इस टाइटल को इनके ही एक सोशल फेमस सोशल रिफॉर्मर्स थे, विठल राव कृष्ण जी बांडेकर। ज्योतिबा फुले जी ने कुछ इंपोर्टेंट बुक्स लिखी थी जिनमें से दो बुक्स बहुत ही इंपोर्टेंट है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक सत्य धर्म, दूसरी बुक जो है गुलामगिरी। ना हम थोड़ा अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। तो सबसे जो पहली उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टेब्लिश 1924 में स्टेब्लिश किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। इसको इन्होंने 1924 में स्टेब्लिश किया। बेसिकली इसका पर्पस क्या था? जो दलित लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम करना। अगेन इन्होंने 1927 में दल को स्टेब्लिश किया जिसका नाम था समता सैनिक दल। ये बेसिकली एक वॉलेंट्री ग्रुप था। ठीक है, जिसका काम था जो भी ऑप्रेस्ड लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भी इस्टेब्लिश किया था। अगेन उन्होंने 1945 में एक और फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया था इसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, जो इन्होंने 1945 में एस्टेब्लिश की। बेसिकली ये जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है
ये इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सक्सीजर है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग को स्टैब्लिश किया था, और इन्होंने ऑल इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन को स्टैब्लिश किया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1942 में इन्होंने एंटी इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन को स्टैब्लिश किया था। 1945 में एक सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। इसका क्या पर्पस था? तो बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना। किसके लिए? जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं इस सोसाइटी में, उनके लिए। ठीक है, नाउ आपके लिए एक और क्वेश्चन है, तो आपको इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम बताना है। ठीक है, नाउ जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने एज सच कोई फेमस या कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी को एस्टेब्लिश नहीं किया था। ठीक है, हालांकि ये कई सारी सोसाइटीज और जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके मेंबर जरूर रहे। नाउ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोहन सिंह बाखना एंड हरदयाल वर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? यानी सोहन सिंह बाफना और हरदयाल किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे? ठीक है, या ये किस पार्टी के मेंबर थे, किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे? तो इसका सही आंसर है गदर पार्टी। ठीक है, सोहन सिंह बाफना और हरदयाल गदर पार्टी के मेंबर थे। तो जो गदर पार्टी है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। गदर पार्टी को 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्टैब्लिश किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और जो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को को ही बनाया गया। तो जो गदर पार्टी थी इसको फाउंड किसने किया था? तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये दोनों ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, सोहन सिंह बाखना और हरदयाल। प्लस इसके अलावा और कौन मेंबर था? करतार सिंह सारभाभी इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इनके अलावा कुछ इंपोर्टेंट मेंबर्स थे जिनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी कई बार इनके नाम पूछ लेती है। अगला इंपोर्टेंट नाम है पंडित काशीराम, तारकनाथ दास, इसके अलावा भाई प्रेमानंद। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट नेम थे जिन्हें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है, लाला हरदयाल ने 1913 में ही एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था गदर। नाउ हम देखते हैं जो अनुशीलन समिति है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अनुशीलन समिति को बेसिकली 1902 में इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में। और ये अनुशीलन जो समिति है ये फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप था इंडिया में, इंडियंस के द्वारा बनाया गया था। अनुशीलन समिति बेसिकली क्या थी? गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाने के लिए ये फिटनेस क्लब या फिर हम कहें जो सब हेल्थ सेंटर्स थे, पर एक्चुअली में ये क्या थी? सीक्रेट सोसाइटी थी जिनका काम था जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी करना अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे जो ब्रिटिश रूल है उसको इंडिया में खत्म किया जाए। इसको फाउंड किसने किया था? तो कुछ मेंबर्स ने इसको मिलकर फाउंड किया था, जिसमें प्रोमिनेंट नाम है प्रमोद मित्तर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देनी होगी, जो कई जगह पर थोड़ा सा हमें इसके जनशीलन समिति के फाउंडर का नाम अलग मिलता है। कई जगह पर आपको इसका नाम मिल जाएगा सतीश चंद्र बासु। तो बेसिकली ये कॉलेज स्टूडेंट थे, और प्रमोद मित्तर उस टाइम पर बैरिस्टर थे कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो सतीश चंद्र बासु ने प्रमोद मित्तर के पैट्रनेज में, यानी इनके संरक्षण में इस अनुशीलन समिति को स्टैब्लिश किया था। धीमे धीमे ये जो अनुशीलन समिति थी ये बढ़ती गई। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स, सीक्रेट सोसाइटीज आके इसका हिस्सा बन गए। बाद में 1906 में जाके ये अनुशीलन समिति 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। तो 1906 में एक नई ब्रांच बनती है जिसका नाम था ढाका अनुशीलन समिति। इसे किसने स्टेब्लिश किया था? पुलिन बिहारी दास ने इसे स्टेब्लिश किया था। जो दूसरी ब्रांच थी उसको कलकत्ता अनुशीलन समिति के नाम से जानते हैं। बाद में इस जो दूसरी ब्रांच था इसका नाम पड़ा था युगांतर। ठीक है, इस ब्रांच को 1906 में स्टेब्लिश किया था अरविंदो घोष और इनके जो भाई थे वरिंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र कामुंगो। तो जो एक और इम्पोर्टेंट नाम है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या नाम है? जतिंद्र जतिंद्र नाथ मुखर्जी। इनको भागा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इससे कई और एवोल्यूशनरी भी बाद में जुड़ते हैं, जैसे रास बिहारी बोस, सचिन सयाल, प्रफुल्ल चाकी,
और नाम इम्पोर्टेंट है खुदीराम बोस। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस एक इम्पोर्टेंट केस से एसोसिएटेड हैं, तो आपको मुझे बताना है वो कौन सा केस है जिस केस में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों का नाम आता है। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है। कह सकते हैं जो अनुशीलन समिति के अंदर ही दो ग्रुप बाद में जाके बन गए थे, एक दक्कन ग्रुप और दूसरा युगांतर पार्टी। ठीक है, इस युगांतर पार्टी ने एक युगांतर के नाम से ही एक न्यूज़पेपर भी स्टैब्लिश किया था। नाम बड़ा देखते हैं किसान सभा के बारे में। फरवरी 1918 में फरवरी 1918 में यूपी के अंदर किसान सभा को स्टैब्लिश किया गया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर यानी यूपी के अंदर किसान सभा को स्टैब्लिश किया गया था। किसान सभा को किसने स्टैब्लिश किया था? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी द्विवेदी तीसरा नाम है मदन मोहन मालवीय। तो ये तीन इंपोर्टेंट नेम है यूपी किसान सभा से एसोसिएटेड। इसके बाद 1929 में बिहार प्रोविंस के अंदर किसान सभा को स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे किसान सभा किसने स्टैब्लिश की? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बाद में 1936 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में सेशन हुआ था, तो उसी सेशन के अंदर ऑल इंडिया ऑल इंडिया किसान सभा को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अगेन सहजानंद सरस्वती को इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे वो थे एन जी रंगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस गिवन ऑप्शंस। नाउ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द reign of which of the following rulers Hien Sang a Chinese traveler come to India? यानी किस रूलर्स के शासन के दौरान हीन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर था वो भारत आया था? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है, ना हम हीन सांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीन सांग को जुआंग जेंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जुआंग जेंग किस रूलर के टाइम पर भारत आया था? इसको एक टाइटल दिया गया था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इंसान ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी सी यू की। इसके बुक का नाम आपको याद रखना है, सी यू की अ बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ना हम थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 606 से 647 एडी तक। तो सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से है? पुष्यभूति। तो हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से था? पुष्यभूति डायनेस्टी से था। तो बेसिकली जो पुष्यभूति है यही फाउंडर था पुष्यभूति डायनेस्टी का। तो इसी के नाम से फिर आगे डायनेस्टी बनी। हर्षवर्धन है वो अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल था, स्कॉलर था। तो इसने कुछ इंपोर्टेंट बुक्स लिखी, बेसिकली इसने कुछ ड्रामास लिखे इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो इसकी जो पहली बुक है उसका नाम है रत्नावली। दूसरी बुक का नाम है इसका नागनंदा। तीसरी बुक का नाम है इसका प्रिय दर्शिका, इसकी तीसरी बुक का नाम है। ठीक है, जो हर्षवर्धन है क्या हर्षवर्धन शुरुआत से ही बुद्धिस्ट था? नहीं, शुरुआत में हर्षवर्धन भगवान शंकर का भक्त था, शैवा डिवोटी था, शैविज्म से था। बाद में इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। तो इसको बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट कराया? अगेन हिंसा ने। एक और इम्पोर्टेंट चीज हर्षवर्धन के से रिलेटेड, हर्षवर्धन के कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल हम कह सकते हैं या फिर दरबारी कवि कोर्ट पोएट रहते थे, इनका नाम था बाण भट्ट। तो आप बताइए बाण भट्ट ने कौन सी बुक्स लिखी? तो इनकी दो इंपोर्टेंट बुक्स हैं। पहली तो हरिश्चरित्र। तो हरिश्चरित्र बेसिकली किसकी बुक है? जो हर्षवर्धन है उसकी बायोग्राफी है। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। दूसरी बाण भट्ट की जो इंपोर्टेंट बुक है उसका नाम है कदाम्बी। तो ये दोनों जो बुक हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए ना। हम हर्षवर्धन के अलावा जो अदर ऑप्शंस है चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल होता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर कौन सा ट्रेवलर भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर एक चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था फाइन। जो चाइनीज ट्रेवलर था
वो भारत आता है। फाहिम ने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी जिसका क्या नाम था, नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। बेसिकली इस बुक में ये क्या कहता है, जो भारत के अंदर जो जो इंडियंस की सोशल और रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में लिखता है। ठीक है। चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, चंद्रगुप्त सेकंड का 380 एडी से लेकर 415 एडी तक। टाइमलाइन याद रहना बहुत जरूरी है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, किसने, इसने खुद ही नहीं। इसको एक और टाइटल दिया गया था, शकारी। शकारी का मतलब क्या था, द डेस्ट्रॉयर ऑफ सकास। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर कालिदास, तो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में ही कालिदास रहते थे। कालिदास ने कई सारी बुक्स, कई सारे प्लेस लिखे, जिनको हम किसी दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे। ना हम थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त का जो पहले टाइम पीरियड है वो कौन, कहाँ से कहाँ तक है, 330 एडी से लेके 380 एडी तक। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, इंडियन नेपोलियन। तो बेसिकली ये टाइटल एक मॉडर्न जो हिस्टोरियन है, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, तो समुद्रगुप्त के शासन के टाइम पर इसने जो गोल्ड गोल्ड कॉइन इशू किए थे, गोल्ड कॉइन पर समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए इसकी इमेज है। ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त था ये बीड़ा बजाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, इसीलिए इसको कविराज का टाइटल दिया गया। समुद्रगुप्त के कोर्ट में कुछ इंपोर्टेंट स्कॉलर रहते थे, जैसे हरिशन। हरिशन कौन थे, हरिशन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे। हरिशन ने समुद्रगुप्त की प्रेज में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इंस्क्रिप्शंस लिखी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था वसुबंधु। तो ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो सभी रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंट था। नाउ हम अशोका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अशोका का जो टाइम पीरियड है बेसिकली 273 से 232 बीसी तक रहा। बेसिकली जो अशोका का जो कोरोनेशन हुआ था वो 269 में हुआ था, 269 बीसी में। बहुत ही फेमस वॉर रहा है एंशियंट इंडिया के अंदर, कलिंगा वॉर। 261 बीसी में इसे लड़ा गया था ना। जो अशोक था शुरुआत से बुद्धिस्ट नहीं था, अपने जीवन के लास्ट में जाकर इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो इनको बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट किया, तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था उपगुप्त। अब कौन सा बुद्धिज्म था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उस टाइम पे हीनयान जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट बुद्धिज्म था, हीनयान बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ तारीख ए फिरोज शाही, यानी फिरोज, तारीख ए फिरोज शाही जो बुक है वो किसने लिखी थी। इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बरेनी। जियाउद्दीन बरेनी का जो टाइम पीरियड है वो 1285 से लेकर 1357 तक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में एज अ स्कॉलर रहे हैं। ठीक है। बाद में ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर भी, या हम ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं। तो स्टूडेंट लिखते हैं कि ये हालांकि फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में स्कॉलर्स नहीं थे, उन्होंने उनके टाइम पर तारीख ए फिरोज शाही लिखी जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। ठीक है। तारीख है फिरोज शाही किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसके अलावा जियाउद्दीन बरैनी ने एक और इम्पोर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम है फतवा ए जहांगीरी। ये किसके ऊपर लिखी गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लिखी गई थी ना। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है ये भी दिल्ली सल्तनत में एक इम्पोर्टेंट पोएट स्कॉलर्स थे। ठीक है। हालांकि इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी और इन्होंने एक नहीं एक से ज्यादा रूलर्स के कोर्ट में एज अ पोएट, एज ए स्कॉलर काम किया था। ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, तो इनके बारे में हम डिटेल में फिर कभी किसी दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे। नाउ हम जी देखते हैं अल बिरूनी के बारे में। तो अल बिरूनी कौन था, तो अल बिरूनी बेसिकली एक ट्रैवलर था जो कहाँ से आया था, एक बार पूछा है।
ख्वारज़म। ख्वारज़म तो यार क्या है? तो आज का जो आप उज्बेकिस्तान देखते हो, मॉडर्न उज्बेकिस्तान देखते हो, उसको पहले ख्वारज़म बुलाया जाता। अल बिरूनी भारत आया था 1024 AD से लेकर 1030 AD तक ये भारत में रहा था। इसने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, किताब और हिंदू, इसकी बुक का नाम। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इबन बतूता के बारे में देख लें। तो बेसिकली जो इबन बतूता है, ट्रैवलर है, ये कहाँ से था? जो मोरक्को कंट्री का नाम सुना होगा आपने, तो ये मोरक्को से था। ठीक है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है मोरक्को। तो ये भारत किस रूलर के टाइम पर आया था? तो ये 1332 1333 में आया था भारत में, जब भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है। बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट नोबेल रहा। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था, यानी चीफ जज था दिल्ली का। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द गिवन ऑप्शंस इन द क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ना अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु लेड हिज आर्मी इन द बैटल अगेंस्ट रामचंद्र ऑफ देवगिरी? तो इसका सही आंसर कौन सा है? मलिक कफूर। मलिक कफूर वाज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब नुसरत खान और उल्लू खान गुजरात कंपेन कर रहे थे, तो गुजरात कंपेन से लौटते टाइम इन्होंने मलिक कफूर को कैप्चर किया, एज अ स्लेव, और दिल्ली ले गए थे। बाद में ये एक इम्पोर्टेंट जनरल प्रूव हुआ फॉर थी अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक कफूर ने कुछ इम्पोर्टेंट कंपेन किए थे, मिलिट्री कंपेन किए थे फॉर थी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके कंपेन हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, दक्कन में। दक्कन में इसने, दक्कन या डक्कन, दक्कन में इसने 1309 में किसके अगेंस्ट कंपेन किया था? मिलिट्री कंपेन अगेंस्ट द रामचंद्र ऑफ देवगिरी। तो देवगिरी कहाँ है? तो बेसिकली आज जो दौलताबाद आप देखते हैं, ठीक है, दौलताबाद देखते हैं, वही देवगिरी थी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रामचंद्र देव था ये किस डायनेस्टी से था? तो ये बेसिकली यादव डायनेस्टी से था, यादवास था। ठीक है। तो जो दौलताबाद है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर। दूसरा इसने जो कंपेन किया था वो साउथ इंडिया के अंदर किया था। बेसिकली साउथ इंडिया में इसने जो कंपेन की है वो 309 से लेकर, और 1309 से लेकर 1311 तक, 2 साल के अंदर तीनों कंपेन किए थे इसने। तो पहला कंपेन किसके अगेंस्ट था? काकतीय डायनेस्टी, काकतीय ऑफ वरेंगल। वरेंगल जो आज का आप तेलंगाना देखते हैं, तो उस टाइम पर काकतीय डायनेस्टी का रूलर कौन था? प्रताप रुद्रदेव। सेकंड जो कंपेन इसने किया था होयशालास के अगेंस्ट, होयशालास ऑफ द्वार समुद्र। तो होयशाला बेसिकली कहाँ पर है? ये बेसिकली मॉडर्न कर्नाटका के अंदर था। तो होयशाला डायनेस्टी का कौन सा किंग था जिसने मलिक कफूर के अगेंस्ट लड़ा? वीर बलाल थर्ड। ये इनका किंग था जिसने मलिक कफूर के अगेंस्ट लड़ा। ये भी हार जाता है मलिक कफूर से। अगला जो कंपेन किया था साउथ इंडिया के अंदर, वो बेसिकली किया था पांड्यास के अगेंस्ट, पांड्यास ऑफ मदुराई, तमिलनाडु। इसका रूलर कौन था उस टाइम पर? वीर पांड्या वॉज द रूलर। तो ये इंपोर्टेंट कंपेन थे मलिक कफूर के ना। मलिक कफूर के अलावा हम थोड़ा अदर ऑप्शंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में बेसिकली, अगर मलिक कफूर को मिला दें, 5 इंपोर्टेंट मिलिट्री जनरल थे इसके। 4 ये, एक और इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर था इसका जिसका नाम था अल्फ खान। अल्फ खान बेसिकली कौन था? ये ब्रदर इन लॉ था अलाउद्दीन खिलजी का। अल्फ खान को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का जनरल बनाया था। ठीक है। और मुल्तान का गवर्नर भी ये रहा है। इसके अलावा अल्फ खान को कौन सी पोस्ट दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? आमिर ए मजलिस। आमिर ए मजलिस का मतलब क्या है? चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ना। नुसरत खान और उलुग खान, उलुग खान बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। दे आर नॉन फॉर गुजरात कंपेन, और इन्होंने गुजरात को जीत लिया था 1299 में। क्लियर। नाम थोड़ा जफर खान के बारे में जान लेते हैं। तो जफर खान भी एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का। इसने
1296 से लेकर 99 तक कुछ इंपोर्टेंट कंपेन किए थे। ठीक है, कुछ कंपेन में इसका साथ उर्दू खाने भी दिया था। जफर खान को अलाउद्दीन खिलजी ने एक इंपोर्टेंट पोस्ट दी थी जिसका नाम था, ठीक है, अरेज ममालिक। इसका मतलब है मिनिस्टर ऑफ वॉर। तो अब जफर खान के कुछ इंपोर्टेंट मिलिट्री कंपेन के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोल्स ने कई बार दिल्ली पर अटैक किया था, ठीक है, इंडिया पर अटैक किया था। तो इसका पहला कंपेन था मुल्तान, टुवर्ड्स मुल्तान, 1296, बैटल ऑफ जरान मंजूर, जो सतलज नदी है उसके किनारे एक जगह है। ठीक है, अगला इसका कंपेन था सिविस्तान। तो सिविस्तान में बेसिकली, सिविस्तान कहाँ है, सिंध रीजन में फोर्ट है। तो इस फोर्ट पर मंगोल ने अटैक किया था, तो उस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इसने मंगोल के अगेंस्ट ये वाला कैंपेन किया था। इसके अलावा इसने एक और बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ बैटल ऑफ किली। किली कहाँ है, ये दिल्ली के पास एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे भी मंगोल्स ने अटैक किया था, तो मंगोल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए इसने ये बैटल लड़ी थी। हालांकि इस बैटल में ये मारा जाता है। ना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना अगला क्वेश्चन है, नाना साहिब a rebel at कानपुर was the son of which of the following पेशवास। तो नाना साहिब किस पेशवा के लड़के थे, हमें ये बताना है। कौन से नाना साहिब, जिन्होंने कानपुर में रेबल किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी बेसिकली ये रिवॉल्ट 1857 से एसोसिएटेड है। ठीक है, पहली बात तो किसके लड़के थे ये, तो सही आंसर है इसका बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, जो नाना साहिब थे वो बाजीराव सेकंड के ओरिजिनल बेटे नहीं थे। बाजीराव सेकंड के पास कोई संतान नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने नाना साहिब को अडॉप्ट किया था। तो ये अडॉप्टेड चाइल्ड थे बाजीराव सेकंड के। नाना साहिब है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, ओरिजिनल नेम था इनका धुंधुपंत। धुंधुपंत इनका ओरिजिनल नाम था। तो धुंधुपंत के इनके ओरिजिनल मदर फादर का नाम क्या था, इनके पापा का नाम था नारायण भट्ट, दूसरी इनकी मदर का नाम था गंगाबाई। ना हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझते हैं पेशवा के बारे में। तो पेशवा बेसिकली क्या है, पेशवा बेसिकली एक पोस्ट थी मराठा किंगडम में। पेशवा की जो पोस्ट बेसिकली मराठा साम्राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, तो ये बेसिकली कहाँ से ली गई थी, जो दक्कन स्टेट थी वहां पर पेशवा हुआ करते थे। ठीक है, काफी सारे मराठाओं ने वहां पे सर्व भी किया था। मराठा किंगडम के अंदर जो पेशवा होता था, इट वॉज द हेड ऑफ अष्टप्रधान। ये 8 मिनिस्टर का एक ग्रुप था जिसे जिसे शिवाजी महाराज ने फॉर्म किया था। ठीक है, 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप था अंडर द मराठा साम्राज्य। पेशवा का बेसिकली जनरल काम क्या था, इसका काम था फाइनेंसिस को देखना प्लस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे पेशवा की पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। जैसे आज के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के अंदर, वैसे ही एक टाइम के बाद मराठा साम्राज्य में पेशवा की पोस्ट हो चुकी थी। तो मराठा साम्राज्य में फर्स्ट पेशवा कौन था, मोरोपंत पिंगले। द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम पीरियड था वो 1713 से लेकर 1720 तक था एज अ पेशवा। बालाजी विश्वनाथ ने ही जो पेशवा की पोस्ट थी, तो पेशवा की पोस्ट को इन्होंने अपनी फैमिली के लिए परमानेंट बना दिया था। ठीक है, यानी इनके बाद से अब जो कोई पेशवा बनेगा वो इन्हीं की फैमिली से बनेगा। बालाजी विश्वनाथ के जो सन थे, जो अगला पेशवा बना, उनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट ये पहला पेशवा था मराठा किंगडम के अंदर, उसने फर्स्ट टाइम दिल्ली पर अटैक किया। बालाजी राव फर्स्ट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी। और बाजीराव फर्स्ट के दो बच्चे हुए, रघुनाथ राव दूसरा, बालाजी बाजीराव। रघुनाथ राव वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट के बाद कौन पेशवा बनता है, बालाजी बाजीराव। इसका जो टाइम पीरियड था वो 740 से लेकर 1761 तक। और इसी के टाइम पर जो बैटल ऑफ पानीपत थी वो लड़ी गई। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, किसके अगेंस्ट लड़ी थी बैटल ऑफ पानीपत, अगेंस्ट थी अहमद शाह अब्दाली। बालाजी बाजीराव को भी नाना साहिब करके बुलाया जाता था। बालाजी बाजीराव के बाद जो अगला पेशवा हुआ उनका नाम था सवाई माधव राव। ना
जो रघुनाथ राव था, बाजीराव सेकंड जो था, रघुनाथ राव का बेटा था। ना, अगला क्वेश्चन है, अशोका सेंट अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू विच कंट्री। ठीक है, तो कौन सी कंट्री में अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को धम्मा के प्रचार और प्रसार के लिए मिशन पर भेजा था, किस कंट्री में? तो इसका सही आंसर है साइलोन। ठीक है, साइलोन कौन सी कंट्री का नाम है? जो मॉडर्न कंट्री आप जानते हैं, हमारा पड़ोसी श्रीलंका। तो नाम थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ धम्मा को समझते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ धम्मा किसने इंट्रोड्यूस किया था? अशोका ने, आफ्टर द कलिंगा वॉर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक नॉन वायलेंस, और जो हम धम्मा को अगर समझे तो बेसिकली धम्मा वाज अ सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, ठीक है, जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की जो प्रिंसिपल्स थे वो अशोक ने अपने प्रिंसिपल ऑफ धम्मा के अंदर दिए। तो इट वाज बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट, या हम इसको और कह सकते हैं इट वाज अ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कन्क्वेस्ट। अशोका ने कलिंगा का वॉर लड़ा 261 बीसी में, और कलिंगा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन कलिंगा वॉर में इतना ज्यादा खून खराबा हो गया जिसकी वजह से अशोका का जो बिहेवियर था, उसकी जो पॉलिसी थी, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो इसने बैरी वुड्स की नीति को छोड़कर, बैरी वुड्स की नीति को छोड़कर कौन सी नीति को अपनाया? धम्म घोष की नीति को अपनाया। ही abandoned the policy of Barry Bose and adopted the policy of धम्म घोषा। धम्म घोष का मतलब क्या है? द पॉलिसी ऑफ कल्चरल कन्क्वेस्ट, यानी वायलेंस छोड़कर, ठीक है, फिजिकल ऑक्यूपेशन छोड़कर इसने पॉलिसी ऑफ कल्चरल कन्क्वेस्ट को अपनाया। क्लियर? हमें थोड़ा सा कलिंगा के बारे में भी पता होना चाहिए। कलिंगा एक अपने आप में किंगडम था जो उड़ीसा में, बेसिकली मॉडर्न जो उड़ीसा है वहां पर था कलिंगा। कलिंगा एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। ठीक है, इसको हराना बहुत मुश्किल था। जब अशोका ने वॉर लड़ा उस टाइम पर कलिंगा का रूलर कौन था, किंग कौन था? इट वाज अनंत पद्मनाभम। और कलिंगा की कैपिटल कौन सी थी? द कैपिटल ऑफ कलिंगा वाज तोशाली। ये दो इंफॉर्मेशन कलिंगा के रिगार्डिंग। अशोका को देव नामक प्रियदासी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? द बिलव्ड किंग ऑफ गॉड। अशोका ने चंद्रबोस का टाइटल भी अज्यूम किया था। ठीक है, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अशोका शुरुआत से ही बुद्धिस्ट नहीं था, इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया था। इसको बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट किया था? उपगुप्त। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो किसके टाइम पे हुई? वो अशोका के टाइम पे ही हुई थी। इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था, उनका क्या नाम था? मोगलीपुत्र तिशा was the president of third Buddhist council which was taken place during the reign of अशोका। अशोका के टाइम पर ही सांची स्तूपा, जो मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूपा को बनाया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द अशोका। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो भारत में जो पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया उसके पीछे कौन था? ठीक है, यानी किसने पब्लिश किया था? तो इसका सही आंसर है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। तो इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? इसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। इसे कब पब्लिश किया गया था? 1780 में। क्लियर? ना, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज। तो पहला कौन सा फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? गंगाधर भट्टाचार्य। इनके भी न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये अराउंड 1816 के आसपास इसे पब्लिश किया गया था। ना, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कुछ जगह आपको मिल जाएगा कि बंगाल गजट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, कुछ जगह आपको
समाचार दर्पण का नाम मिलेगा, जिसे बंगाली लैंग्वेज में ही पब्लिश किया गया था। इसे किसने पब्लिश किया था? तो एक क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इनकी सोसाइटी थी बैप्टिस्ट, जो बंगाल में काफी एक्टिव थी। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी पब्लिश किया गया था अराउंड 1816 के अराउंड। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, इट वाज उद्दंड मार्तंड, का मीनिंग क्या है? द राइजिंग सन। ठीक है, उद्दंड मार्तंड न्यूज़पेपर था, जिसे किसने पब्लिश किया था? बाय द जुगल किशोर, कानपुर। नाउ दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र ने एक इंपोर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था नील दर्पण। तो ये बुक किस चीज पे बेस्ड थी? इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 और 1860 में, उस पर बेस्ड थी ये बुक नील दर्पण। ठीक है, जैसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। अगला है हेमचंद्राकर। तो हेमचंद्राकर कौन थे? ही वॉज बेसिकली सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ही वॉज वेरी एक्टिव इन ट्राइबल मूवमेंट्स। ठीक है ना। अगले हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो he was associated with the Hindu Patriot newspaper. He was the main editor of Hindu Patriot newspaper. इसे 1855 में कलकत्ता में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये वीकली न्यूज़पेपर था। अगला क्वेश्चन है, द अथॉरिटीज ऑफ विच ऑफ द कंट्री डिनाइड द परमिशन टू लैंड द शिप कोमगैटा मारू कैरिंग इंडियंस। ठीक है, तो ये जो शिप था, इस शिप को लैंड करने से किस कंट्री की अथॉरिटी ने मना कर दिया? तो इसका सही आंसर है कनाडा। ठीक है, बेसिकली थोड़ा होता क्या है हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। सिंगापुर से ये शिप रवाना होता है। इस शिप के अंदर 370 इंडियन पैसेंजर्स थे, जिसमें कुछ सिख और कुछ मुस्लिम्स थे। प्राइमरली दे ऑल बिलोंग फ्रॉम दी पंजाब। ठीक है, पंजाब से ये सिंगापुर गए थे। तो सिंगापुर से इससे रवाना होता है कहाँ के लिए? वैनकूवर के लिए। वैनकूवर, वैनकूवर एक पोर्ट सिटी है कहाँ पर? कनाडा में। तो जब ये शिप यहाँ पर पहुंचता है 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने के टाइम के ट्रेवल के बाद, कैनेडियन अथॉरिटी इस शिप को लैंड करने से मना कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के चलते कनाडियन अथॉरिटी ने ये किया था। और उस टाइम पर जो गदर पार्टी थी, उसकी एक्टिविटी यूएसए में और कनाडा में और इंडिया में बहुत प्रोएक्टिव हो रही है। तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल और सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी ने कैनेडियन अथॉरिटीज पर दबाव बनाया। इसके चलते कैनेडियन अथॉरिटी ने इसको लैंड करने से मना कर दिया। इसके बाद ये शिप आता है बंगाल में लैंड करता है। लेकिन पुलिस और इनमेट्स के बीच झगड़ा हो जाता है। ठीक है, क्लैश हो जाता है। इस क्लैश के चलते यहाँ पर 22 पैसेंजर्स मारे जाते हैं। पैसेंजर्स मारे गए। इस इस इंसिडेंट को होमगैटा मारू इंसिडेंट कहते हैं। अब इस इंसिडेंट्स के चलते क्या हो जाता है, जो गदर पार्टी थी वो उसके लीडर्स और प्रोएक्टिव हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं। वो गदर पार्टी के लीडरशिप अथॉरिटी अपने लीडर्स को भेजती है इंडिया के अंदर, कहती है कि एक डेट फिक्स कीजिए जिस दिन हम क्या करेंगे, आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसके रूल को ओवरथ्रो कर देंगे और इंडियंस के रूल को एस्टेब्लिश करें। हालांकि ये आर्म रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इनकी प्लानिंग को किसी ने लीक कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी ने इन जितने भी गदराइट्स थे उनको डिटेन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डिटेन किया, कुछ को पकड़कर एग्जीक्यूट भी कर दिया। ठीक है, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया था। तो बेसिकली ये कहानी थी पंजाटा मारू इंसिडेंट से रिलेटेड। क्लियर? तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगले सेशन में हम फर्दर क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके एनालिसिस करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।